हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैं यही बोलता हूँ कि खूब मन से पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी मन से ही चाहिए। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आप पक्का यकीन मानो जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो वो गारंटी मिलेगी। मेहनत जो है वो पक्का रंग लेकर आती है ना? तो मैं सबसे यही कहूँगा, खूब मेहनत से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो कि इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आपके मन में ये कभी भी मलाल ना आए कि यार अगर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, है ना? तो बहुत मेहनत से पढ़ो। हम आपके लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि और नई नई चीज़ें हम लाने वाले हैं। पूरा मैं कोर्स ही लेकर आऊँगा। धीरे धीरे काम चल रहा है। पूरा कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे एसएससी का कोर्स है, रेलवे का कोर्स है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है, यूपी पुलिस एसआई का कोर्स है। धीरे धीरे हम पीसीएस का भी कोर्स लेकर आएंगे, आईएएस का भी कोर्स लेकर आएंगे। एनसीईआरटी से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी का भी कोर्स लेकर आएंगे। हर एक चीज़ में धीरे धीरे काम चल रहा है। वो सब चीज़ आपके सामने आएगी। पर अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री है तो आप इसे पढ़े। अब हिस्ट्री के साथ में स्टैटिक जीएस वाला जो पोर्शन शुरू किया था वो भी बहुत जल्दी दोबारा से रिपीट होने वाला है, वो भी आपको जल्दी मिलेगा। और साथ में मैं इसके आपको ज्योग्राफी या पॉलिटी, इसमें से मैं कोई क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी आपको मिला करेगी। यानी ऐसा रूटीन रखा जाएगा कि जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या पॉलिटी की जगह में एनवायरनमेंट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को पता नहीं होता, जैसे एनवायरनमेंट है तो मैं एनवायरनमेंट पढ़ाना शुरू करूँगा। तो आपको हिस्ट्री दिखेगा, एनवायरनमेंट देगा। हिस्ट्री में एक आर्ट एंड कल्चर आता है वो दिखेगा। अभी आप राजा देख रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री के राजाओं को दिखा रहा हूँ मैं। राजनीतिक स्थिति चल रही है, ये भी आपको पता है। तो मैं इस ढंग से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक पिक्चर क्लियर होती चली जाए। जैसे ये सारे राजा खत्म होंगे अभी, है ना, मौर्य तक के राजा खत्म होंगे। मौर्य से पहले मैं विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा यहाँ पर आपको, विदेशी आक्रमण, तो आपको वहाँ पे और समझ में आएगा। जैसे सिकंदर का आक्रमण, खूब वर्ल्ड का मैप खोलेंगे, उस वर्ल्ड के मैप से बताएंगे कैसे सिकंदर ने एंट्री करी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतनी डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी खूब मन से पढ़ें। अगर आप खूब मन से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जो हमारा टॉपिक चल रहा है मगध राजवंश, इस मगध राजवंश में मैंने आपको एक एक करके राजा के बारे में बता रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी हैं राजा में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर भी देखता हूँ, फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आता हूँ, फिर आपको मैं पढ़ाता हूँ। अब जब मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो फिर आप देखना, आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा रखा है। तो जो पढ़ा रखा है वो तो मतलब जो आ रखा है वो तो पढ़ाया ही है, उससे रिलेटेड जो आ सकता है उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके की चिंता ना करें क्या इतिहास में हमें क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन अगर बनाता है वो तो आपको मिलेगा पक्का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो हम अभी इतिहास को लेकर चल रहे हैं, एक आपका काम मैंने स्टैटिक जीएस का शुरू किया था, उस स्टैटिक जीएस को दोबारा से आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी सोमवार से या मंगलवार से, जैसे भी वो पूरा काम बन जाएगा तो सोमवार मंगलवार से दोबारा शुरू हो जाएगी और कंटिन्यूटी से वो वीडियो मिलती रहेगी आप लोगों को। तो एक तो वो काम, दूसरा हम धीरे धीरे सभी कोर्सेज के बारे में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो कोर्सेज भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी ऑनलाइन में ही। आप खूब मन से पढ़े, मन लगा के पढ़े, हिम्मत से पढ़े, किसी भी चीज़ में आपको बिखराया नहीं जाएगा। जैसे मैंने हिस्ट्री में सीक्वेंस पकड़ रखी है, तो जिस बच्चे ने पहले दिन से वीडियो देखी होगी ना तो उसको सीक्वेंस समझ में आएगी भाई कैसे कैसे हम पाषाण काल से महाजनपद तक आए। अब इस महाजनपद के बाद मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाऊंगा, फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म के साथ मैं आप लोगों को विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा, फिर विदेशी आक्रमण के साथ मैं चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा। तो जब मौर्य खत्म होगा तो फिर मैं मौर्य उत्तरकाल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको गुप्त पढ़ाऊंगा। वो धीरे धीरे आगे चलता रहेगा। तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मेहनत करें, बस मेहनत में कमी ना छोड़ें। अगर आपने मेहनत कर दी तो आप ये समझे कि पहली बार में कामयाब हो। और कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन होता है ना, वो मैक्सिमम साल, 1.5 साल या 2 साल की मेहनत है, इससे ऊपर ही कोई मेहनत नहीं है। आपने अगर ढंग से मेहनत कर दी, साल भर अगर ढंग से मेहनत कर दी तो पक्का नंबर आ जाता है। और तैयारी करने के लिए एक प्रैक्टिस सेट जरूर रखें अपने पास प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो बच्चा टेस्ट नहीं लगाता ना उसका भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आता, उसका मुश्किल हो जाता है। तो टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, जैसे कि जो हमने पढ़ाया। और आप अपने पास एक प्रैक्टिस सेट रखो कि डेली एक प्रैक्टिस सेट करना। उस प्रैक्टिस सेट को टाइम नहीं लगाना बच्चों, बिना टाइम के प्रैक्टिस सेट करो कि ठीक है भाई हमने प्रैक्टिस सेट उठाया, पहला क्वेश्चन ठीक है हमसे होता है, दूसरा हमसे होता है, तीसरा हमसे होता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस सेट में पता चलेगा भाई मैथ का मेरा ये पोर्शन नहीं हो पाता, रीजनिंग का ये पोर्शन नहीं हो पाता,
जीएस का ये पोर्शन नहीं होता। उस पोर्शन को आप जहाँ भी हैं वहाँ जिस जगह भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे डिस्कस करें। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि भैया मैं मैथ्स में ये पढ़ रहा था, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम अपने जो मैथ्स के 2 टीचर्स हैं हमारे, अभी दोनों ही थोड़ा काम में बिजी हैं, तो दोनों ही टीचर्स यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जैसे रीजनिंग में कोई दिक्कत होती है तो रीजनिंग में हमारे टीचर्स हैं, वो भी अब रीजनिंग पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि भैया हमें रीजनिंग में इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो हम वो चैप्टर कराएंगे आप लोगों को। और जीएस के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। जीएस में अगर आपको लगता है कि भैया ये टॉपिक आपको हमें समझा दीजिए, तो वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। तो ये क्या कहा मैंने, ये पता चलेगा जब प्रैक्टिस सेट से पढ़ोगे। अगर सिर्फ टीचर पे विश्वास करके जो नोट्स बना रहा है वही पढ़ते रहोगे ना, तो फिर कैसे कामयाब होगे। तो पहले प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट में जैसे पढ़ लिया ना, तो फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ और प्रैक्टिस सेट में देखो क्या क्या चीज़ आप कर रहे हो और क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। जब वहाँ से पता चलेगा जो नहीं हो पा रही है उसको हमसे पूछो। समझ में आया ना। तो इस तरीके से जरूर प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज लगाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जिस भी बच्चे का टेस्ट है उस टेस्ट में ना वो राउंड जरूर लगाए बच्चों, बिना राउंड के टेस्ट नहीं होने वाला। देखो जैसे आप पहला क्वेश्चन से पकड़ा, कोई बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पकड़ा और पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसे ना, अगर पहला टफ है तो टफ को ही पहले करोगे, नहीं। आप क्या करो, पेपर में राउंड लगाओ। जैसे 1.5 घंटे का पेपर है, तो जैसे रेलवे का 1.5 घंटे का पेपर है, तो आप 15 मिनट में अपना एक पूरा राउंड मार दो। राउंड यानी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो और 100 तक एकदम चले जाओ, कि जो ईजी है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। राउंड से ये फायदा होता है, एक तो जितने क्वेश्चन इजी होते हैं पेपर में वो सारे हो जाते हैं और आप एंड तक पेपर पढ़ लेते हैं। तो पहला राउंड तेज से मारे कि जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखते ही होने वाला क्वेश्चन था, उसको लेते चले जाए फटाफट फटाफट फटाफट। पहले राउंड में आपके आराम से 40-45 क्वेश्चन आ जाएंगे। 40-45 क्वेश्चन पूरे पेपर में एकदम इजी होते हैं, जिसमें से मैथ भी हो जाता है, रीजनिंग भी होता है, जीएस भी होता है। तो पहला राउंड बिना रुके फटाफट लगाते चले जाए, कि जो ईजी है बस उसको देखते, बिल्कुल ईजी, जो आपको देखते ही पता है भाई इसका आंसर तो ये होता है, ये तो हमें पता है जीएस का, ये रीजनिंग तो ऐसे होती है एकदम। और जहाँ सोचने का काम है वो बिल्कुल छोड़ते चलना है। जब पहला राउंड लग जाए और सेकंड राउंड आप लगाएं, तो सेकंड राउंड में आप फिर थोड़ा रुक के चले कि हाँ यार ये मैथ था, और पढ़े जरूर पेपर में क्वेश्चन। बहुत से बच्चे करते हैं बस ऊपर से पढ़ते हैं, मजा ही नहीं आता उसे पढ़ने में, और फिर वो छोड़ देता है उस क्वेश्चन को। तो पेपर में क्वेश्चन पढ़े तसल्ली से, देखें अच्छा इसने ये पूछा है, उसे निकालें और निकालें फिर उसका आंसर बताएं। और इतना रिविजन रखें कि आप एक क्वेश्चन को आधे मिनट के अंदर अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सके। समझ में आ रही है। तो राउंड जरूर लगाना है पेपर के अंदर, रुकना नहीं है पहले राउंड में, और सेकंड राउंड में रुक के चलना है, सोच के चलना है और आराम। जब पहले राउंड में अगर 40-45 क्वेश्चन हो गए और सेकंड राउंड में भी आपके 30 से क्वेश्चन बन गए, तो 70-75 नंबर पे तो मेरिट खूब आराम से लगते हैं भाई, खूब आराम से, है ना। और नेगेटिव से बचे, नेगेटिव ना करें, नेगेटिव करोगे तो प्रॉब्लम होगी, नेगेटिव से बच के चलना है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, शुरुआत करनी है अपनी, कि टेस्ट लगाने हैं जरूर आप लोगों को, क्लास को नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, और पेपर में जब बैठे तो राउंड लगाना है। फिर आप देखो और मेहनत करो, दब करके डेली पढ़ो, रूटीन में पढ़ो। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ ले फिर नहीं पढ़े। तो रूटीन में पढ़ो, डेली पढ़ो, सब चीज़ों को पढ़ो, तब जाके नंबर आना स्टार्ट होता है। कि उन बच्चों के नंबर आए जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने टाइम पास किया उनका नंबर नहीं आया, कि एक साइड मोबाइल खुला हुआ है एक साइड आप पढ़ने लग रहे हो। ऐसा नहीं होता। अपना आप एक बार अपनी क्लास नोट करिए, नोट्स बनाओ, उसके बाद मोबाइल को ऑफ रखो, साइड रखो, और फिर रिवीजन करने बैठो, टेस्ट लगाने बैठो, फिर देखो कैसे नंबर नहीं आता, पक्का नंबर आएगा, गारंटी नंबर आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कालाशोक को। कालाशोक कौन था, जैसे मैंने बताया था कि जो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। तो शिशुनाग का जो पुत्र था वो था कालाशोक। अब इस कालाशोक के समय में इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो, बस फिर मैं उसको स्लाइड में बता दूंगा। शिशुनाग का बेटा था कालाशोक। अब कालाशोक जो था, इस कालाशोक को काकवर्ण भी कहते थे। क्या कहते थे, काकवर्ण। काकवर्ण इसको कहा गया है पुराणों के अनुसार, और दिव्य वदान एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसके अनुसार काकवर्ण कहा गया है। पेपर में आएगा काकवर्ण किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे काकवर्ण कहा गया है किसको, कालाशोक को। फिर कालाशोक ही वो व्यक्ति है जिसके समय पे द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संगति मतलब बौद्ध मीटिंग। तो 4 बौद्ध मीटिंग हुई है, उनमें से सेकंड बौद्ध मीटिंग जो है वो कालाशोक के समय में हुई है। सेकंड बौद्ध मीटिंग कहाँ हुई है, कालाशोक के समय में। ठीक है। फिर कालाशोक के अंदर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि जो कालाशोक है, ऐसा बताया जाता है कि कालाशोक ने जो अपनी राजधानी है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। क्योंकि शिशुनाग राजधानी कहाँ, उसके पिताजी राजधानी कहाँ ले गए थे, वैशाली। और कल की क्लास में वैशाली क्या है सब बताया था अच्छे से, वज्जी क्या है, वैशाली क्या है, सब बताया था, है ना।
तो कालाशोक जो है, उस कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली? दोबारा से पाटलिपुत्र। अब देखो, शिशुनाग ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? वैशाली। और कालाशोक ने वैशाली से पाटलिपुत्र। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति, कालाशोक को ही काक वर्ण कहते हैं। 3 पॉइंट रिकॉल करो, कालाशोक काक वर्ण कहते हैं, कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगति हुई और कालाशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुकेंगे बस। समझ में आया? तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रख लेंगे। एक तो काक वर्ण ध्यान हो गया, है ना, एक पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित कर दी, और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या था? तीसरा पॉइंट हमें भूल गए। तीसरा पॉइंट तो क्या था? राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, नाम काकवर्ण कहा, और इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई। हाँ, तीसरा पॉइंट था दूसरी बौद्ध संगति हुई। अब ऐसा कहा जाता है कि भाई ये ना अपनी राजधानी के आसपास घूम रहा था। कुछ व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, मतलब कि कुछ बुक्स में ऐसा है कि अपनी राजधानी में घूम रहा था। जब अपनी राजधानी में घूम रहा था तो किसी व्यक्ति ने आकर इसको चाकू मार दिया और चाकू मार के इसकी हत्या कर दी। चलो भाई निकलो यहाँ से। और ठीक है, अब जरा समझो, इसकी चाकू मार के हत्या करी। कोई कहता है कि इसकी जो हत्या करी चाकू मार के, वो करी महापद्म नंद ने। अब ये महापद्म नंद कौन था? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको मैं महापद्म नंद में बताऊंगा जब नंद वंश की स्थापना होगी इस वंश के बाद। तो पहला वंश हुआ मगध वंश का हर्यक वंश, दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश, और तीसरा आएगा नंद वंश। उस नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। तो महापद्म नंद के लिए ही कहा जाता है कि महापद्म नंद ने ही इसे चाकू मारा होगा और इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु के बाद बताया जाता है कि इसके 10 पुत्र थे, उन 10 पुत्रों ने शासन किया। जब इन 10 पुत्रों ने शासन किया तो जो अंतिम पुत्र था इसका, उसका नाम था महानंदिन। अब महानंदिन की जो हत्या करी, वो महानंदिन की हत्या करी महापद्म नंद ने, और महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी। उस वंश का नाम था नंद वंश। तो हर्यक वंश पड़ा, शिशुनाग वंश पड़ा और नंद वंश पड़ा। इसी नंद वंश का शासक था धनानंद, और उसी धनानंद से जोड़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य को। समझ में आया होगा? अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, है ना? तो आप ध्यान रखेंगे जो जो बातें मैंने बताई, एक बार दोबारा सुन लो। जो ये कालाशोक था, ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के पास घूम रहा था, तो कहा जाता है महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी थी चाकू मार के, है ना। कोई कहता है किसी व्यक्ति ने हत्या करी थी, तो इसमें कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि व्यक्ति ने करी या महापद्म नंद ने करी। तो हम ये देखते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद, कालाशोक की मृत्यु के बाद इसके 10 पुत्रों ने शासन किया। जब इसके 10 पुत्रों ने शासन किया तो मतलब कि बारी बारी हर ने किसी ने शासन कर लिया। अब शासन करने के बाद जो अंतिम शासक था इसका, यानी कि जो इसका अंतिम पुत्र था महानंदिन, उस महानंदिन की हत्या किसने करी? महापद्म नंद ने करी। और जो महापद्म नंद था उसने महानंदिन की हत्या करी, और ये जो शिशुनाग वंश था, इस शिशुनाग वंश का खात्मा किया और अपने ही नाम से एक अलग वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति आ रहा है महापद्म नंद आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में। अब इसको स्लाइड से देखो। कालाशोक को पुराण तथा दिव्य वदान में काक वर्ण कहा गया है। काक वर्ण कहा गया है। दिव्य वदान जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो आपको पेपर में आएगा कि काक वर्ण किसे कहा गया है, तो काक वर्ण कालाशोक को कहा गया है, अभी बताया। और किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार या दिव्यावदान बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो आप बताएंगे वैशाली में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? ये हुई थी कालाशोक के समय में हुई थी। उसके बाद इस संगति में बौद्ध संघ 2 संप्रदाय में बट गया था। एग्जाम में आएगा कि बौद्ध संघ महासंघिक और स्थावर में किस में बटा था, तो द्वितीय बौद्ध संगति में बटा था, स्थावर में और महासंघिक में।
महासंगिक जो होते थे ये वो रहते थे बौद्ध में जो सन्यासी बने, यानी जिन्होंने घर त्याग किया। और जो स्थाविर बने वो ऐसे बताया जाता है कि इन्होंने जो रहे ये घर में रह करके इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो महासंगिक सन्यासी बनकर प्रचार, इन्होंने घर में रहकर प्रचार। इस तरीके से जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, एक स्थाविर में और एक महासंगिक में। स्थाविर में और महासंगिक में, किसमें? सेकंड बौद्ध मीटिंग में। किसके समय में हुई? काला शोक के समय में। कहाँ हुई? वैशाली में। और वैशाली जगह बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है, मैंने कल इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कहाँ वैशाली पड़ता है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या बताते हैं। जो मैंने समझाया बस सारी बातें वो लिख ली है। देखो सही दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है? ठीक है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके पिता के समय राजधानी वैशाली थी और इसके पिता कौन थे? शिशुनाग। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली से पाटलिपुत्र। और जबकि पिता ने किसे बनाया था? वैशाली को बनाया था। तो ध्यान रखेंगे कालाशोक के समय में राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, इसने लगभग 28 सालों तक शासन किया था। बाण भट्ट की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित्र। पेपर में आता है हर्षचरित्र किसकी रचना है, तो बताएंगे हर्षचरित्र बाण भट्ट की रचना है। और बाण भट्ट की इस रचना के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने की थी चाकू मारकर, जब ये अपनी राजधानी में घूम रहा था, जब ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था। तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने बताया था ना, तो कहीं आता है किसी व्यक्ति ने हत्या करी थी और कहीं आता है किसने हत्या करी थी? वो हत्या करी थी महापद्म नंद ने। किसके अकॉर्डिंग? बाण भट्ट ने एक रचना लिखी जिसका नाम है हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र के अनुसार इसकी हत्या किसने करी? महापद्म नंद ने करी थी कालाशोक की। क्लियर हो गया होगा? यही मैंने कहा था कि नाम याद रखें, काकवर्ण, दिव्यवदान और पुराणों में। फिर मैंने कहा था द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। उस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महासंगिक में और स्थाविर में। उसके बाद इसकी हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने। किसके अनुसार? हर्षचरित्र के अनुसार। हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। अब पूछे हर्षचरित्र किसने लिखी? तो बाण भट्ट। अब पूछे हर्षचरित्र के अकॉर्डिंग कालाशोक किसने करी? तो महापद्म नंद ने करी। कहाँ करी? जब वो अपनी राजधानी में घूम रहा था। राजधानी पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित करी? तो महापद्म नंद इसने कालाशोक ने करी। ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं लिखा मिलता है कि किसी व्यक्ति ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो सही दिख रहा है ये आप लोगों को? सही दिख रहा है? तो देखो, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने, अभी मैंने बताया था 10 पुत्र थे, तो महाबोधि वंश के अनुसार इसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप में लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। लगभग कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक शासन किया था। कालाशोक ने उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था। अब इसके जो उत्तराधिकारी थे उनका 344 ईसा पूर्व में इनका जो शासन था समाप्त हो गया था, क्योंकि 366 देखो कालाशोक 394 से 366 रहा और पूरा जो शिशुनाग वंश था वो 344 वर्ष तक का था। तो 366 में हत्या हुई और मैंने बताया था ईसा पूर्व का मतलब होता है कि घटते क्रम में चला। 366 65 के बाद फिर आपका 64 63 62 61 60 इस तरीके से चला है। तो 344 वर्ष तक इसके पुत्रों ने सम्मिलित रूप से शासन किया और 344वें ईसा पूर्व में कौन आ गया? नंद वंश आ गया। ठीक है। तो कालाशोक की मृत्यु कब हुई? 366 में। 344 से 366 तक इसका टाइम पीरियड था। 366 के बाद 344 तक, 94 से 66 तक कालाशोक रहा और 366 के बाद 344 तक इसके 10 पुत्र रहे। और उसमें से जो इसका अंतिम बेटा था जिसका नाम था महानंदिन, उस महानंदिन की हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने और मगध पर एक नए वंश की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था नंद वंश। ठीक है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदिन था और इसे महापद्म नंद ने मारकर मगध में नंद वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से देखो, यहाँ तक भी समझ में आ गया ना, नंद वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा कालाशोक भी और यहाँ पर कंप्लीट होता है शिशुनाग वंश भी। तो मगध में एक वंश पढ़ा है मैंने हर्यक वंश, एक वंश पढ़ा है मैंने आप लोगों को शिशुनाग वंश, और अब हम तीसरा वंश देखेंगे नंद वंश। और नंद वंश के बाद मैं एंट्री करवाऊंगा आपकी मौर्य में, और मौर्य पे आने से पहले हम पढ़ेंगे कि विदेशियों ने कैसे आक्रमण किया। उन विदेशियों के आक्रमण के बाद हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर हम किस पे आएंगे? मौर्य पर आएंगे। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंस एक परफेक्ट तरीके से चलती रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और इसका भी ले लें और इसका भी ले लें। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? सही। अब जैसा मैंने आपको कहा है कि धीरे धीरे हम हर एक चीज़ आपके सामने लेकर आएंगे, सभी कोर्सेज लेकर आएंगे, कुछ क्लासेस और अच्छी अच्छी हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे आपको। जैसे एनवायरनमेंट है वो पढ़ाना शुरू करेंगे, अलग से उत्तर प्रदेश पढ़ाना शुरू करेंगे, बहुत से बच्चे यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जितने भी पेपर हैं आप उन सब पेपर के लिए एक ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट के साथ अपने नोट्स बनाएं, नोट्स के साथ पढ़ें, तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो भाई कुछ नहीं बढ़ने वाला। समझ में भी आ रहा है? ये बस तुम सुनते रहे तो मेरी बातें, भाई काम करोगे तो ही होगा, अब नहीं करोगे तो सुनते रहो। इतने यूट्यूब पे इतने पढ़ा रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अगर पढ़ो एक जगह से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास से पढ़ो, आपको जहाँ का समझ में आता है वहाँ का पढ़ो, पर ये नहीं कि अभी इसे देखा फिर उसे फिर इसे फिर उसे। एक चीज़ को पकड़ के बैठो और अपना काम करना शुरू करो, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है अलग अलग भटकने से। तो मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ो, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो हमें बताओ, कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ कि भैया ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को दूर करें। मैथ्स की होगी तो मैथ्स वाले टीचर करवाएंगे, रीजनिंग होगी तो रीजनिंग वाले टीचर कराएंगे, जीएस की होगी तो मैं कराऊंगा, है ना? तो चलते हैं आगे, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।